क्या SBIL में कुछ अमेंडमेंट्स आए दिसंबर 25 के लिए, बट बिकॉज आपके सप्लीमेंट में ICSI ने केस लॉज ऐड किए हैं एज एन अमेंडमेंट, सो यहाँ पर ग्रेजुटी एप्लीकेबल कब होगा, जब आपने 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस दिया है कम से कम। स्कूल ने इस डिसीजन को चैलेंज किया और स्कूल ने अपील फाइल करी है। दिस इज द जजमेंट पार्ट, दीज आर द कंक्लूजन वाला पार्ट, जिस पर तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकते स्टोरी फॉर्म में, केस लॉ फॉर्म में। येस, देयर आर हाई चांसेस एंड बिकॉज दिस उमा देवी वाज अग्रीव्ड कि आप ऐसे कैसे मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हो, मुझे मैटरनिटी लीव नहीं दे रहे हो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल, और आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए अमेंडमेंट्स। येस, जिसका आपको इंतजार था कि क्या SBIL में कुछ अमेंडमेंट्स आए दिसंबर 25 के लिए। ICSI ने सप्लीमेंट इशू किया तो हमें क्या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं। सी पार्ट 2 यानी कि इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज में कुछ केस लॉज ऐड हुए हैं स्पेसिफिकली फॉर योर दिसंबर 25। तो आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज के क्या क्या केस लॉज ऐड हुए हैं। जनरली SBIL इज अ सब्जेक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा केस लॉज नहीं होते और ना ही पूछे जाते हैं, बट बिकॉज आपके सप्लीमेंट में ICSI ने केस लॉज ऐड किए हैं एज एन अमेंडमेंट, दैन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी हमें केस लॉज पढ़ने पड़ेंगे। एंड नॉट ओनली पढ़ने पड़ेंगे बट मेक श्योर कि तुम्हें केस लॉज के नाम भी पता हो, बिकॉज यहाँ से हायर चांसेस है कि एक 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिलेट करने के लिए। एंड ऑल्सो ICSI विल सी कि ये जो मेरे नादान परिंदे हैं, ये जो स्टूडेंट्स है जो CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम देंगे, आर दे अपडेटेड और नॉट, क्या इन्हें पता है कि ये नई चीज़ें ऐड हुई है, नया केस लॉ में ये कंक्लूजन आया है। सो आई होप आप सभी रेडी है केस लॉज को पढ़ने के लिए। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द केस लॉज लाइन बाय लाइन। मैंने एक समरी भी प्रिपेयर करी है कि कैसे आपको क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ ध्यान रखना है। नॉट ओनली दिस, केस लॉज जब पढ़ोगे तो स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे सो दैट ज़्यादा अच्छे से दिमाग में जाएगा। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट केस लॉ, ये 28 मार्च 2025 को हुआ था। नाम क्या है केस लॉ का, डॉक्टर चेतना राजपूत पिटिशनर हु हैज फाइल्ड द केस वर्सेस मॉडर्न एजुकेशनल सोसाइटी एंड अदर्स रिस्पोंडेंट, जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया है। अभी यू शुड नो कि इसमें पूछा गया है, प्रॉब्लम क्या है, कैसे हम पढ़ेंगे। इसमें ये चीज़ें डिलेड इन पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी अट्रैक्ट्स 10% इंटरेस्ट, तो पता तो चलेगा स्टोरी समझ के कि आखिरकार हुआ क्या था। एक पार्टी है डॉक्टर चेतना, हमें समझ आ गया, और दूसरी है मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी। फैक्ट ऑफ द केस क्या है कि एक्चुअली में हुआ क्या, इफ यू विल सी द सप्लीमेंट तो बहुत डिटेलिंग में है, यहाँ पर मैंने पॉइंट्स को समराइज कर दिया गया है। अच्छा, फैक्ट में बेसिकली ये जो पिटिशनर है यानी कि कहने से डॉक्टर चेतना जो है, ठीक है, ये अपॉइंट हुई थी एज अ पार्ट टाइम टीचर और वो पोस्ट थी 100% एडेड और सैंक्शन पोस्ट। बाद में पिटिशनर यानी कि डॉक्टर चेतना को अपॉइंट कर दिया गया एज अ फुल टाइम असिस्टेंट टीचर विद इफेक्ट फ्रॉम 17 जून 2019। सो क्या मैं कह सकती हूँ पहले वो पार्ट टाइम टीचर थी, उसके कुछ टाइम के बाद उसे फुल टाइम टीचर की तरह अपॉइंट कर दिया। ओके, पिटिशनर ने कितनी सर्विस दी, 25 years की सर्विस दी है उस मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी में। शी हैज़ गिवन 25 years ऑफ सर्विस विच इज़ मोर देन 10 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस थी पेंशन रूल्स के हिसाब से। बट उसको पेंशन भी मिलनी चाहिए, ग्रेजुटी भी मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो रिस्पोंडेंट है यानी कि मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी ने डिले किया और बिना किसी जस्टिफिकेशन के उसे अभी तक ग्रेजुटी नहीं दी गई। मतलब ग्रेजुटी देने में उन्होंने डिले किया, साथ ही साथ कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं किया कि आखिरकार डिले कर क्यों रहे हैं। इसीलिए पिटिशनर को जाना पड़ा हाई कोर्ट कि मेरे को ग्रेजुटी देने में डिले किया और बिकॉज डिले किया मुझे साथ में इंटरेस्ट भी चाहिए। सो क्या मैं कह सकती हूँ डॉक्टर चेतना कहाँ चली गई, हाई कोर्ट चली गई। जजमेंट क्या आया,
इफ़ यू रिमेंबर द प्रोविजंस ऑफ ग्रेचुटी, तो ग्रेचुटी क्या होता है? ग्रेचुटी इज अ थैंक यू अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, कि आप लॉयल रहे हो, आप हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन में रहे हो, और अगर किसी एम्प्लॉय ने 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस दिया है तो उसके जाते टाइम, टाटा बाय बाय करते टाइम हम उसे ग्रेचुटी का अमाउंट देते। सो यहाँ पर ग्रेचुटी एप्लीकेबल कब होगा? जब आपने 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस दिया है कम से कम। कहने से यहाँ पर तो डॉक्टर चेतना ने 25 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस दिया है। सो पहला, क्या वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल है? डेफिनेटली यस, एलिजिबल हो जाएगी। अच्छा, ड्यू डेट क्या होती है ग्रेचुटी पे करने की? सी, जब आप रिटायर हो रहे हो, जब सुपर एन्यूएशन हो रहा है या रेजिग्नेशन हो रहा है, उसके 1 month के अंदर अंदर ग्रेचुटी मिल जानी चाहिए। सेम अगर डेथ या डिसेबलमेंट है तो भी 1 month के अंदर अंदर ग्रेचुटी मिल जानी चाहिए, ये आपका हाई कोर्ट बोलता है। अच्छा, स्टेट की ड्यूटी है कि ग्रेचुटी का अमाउंट एम्प्लॉय को देना ही है। से ये एक ऐसी चीज़ है जिसका एम्प्लॉय के ऊपर राइट है, राइट? एम्प्लॉय को राइट है कि उसे ग्रेचुटी मिलना ही चाहिए। क्या ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए फोर्स करना पड़ेगा? नहीं, वॉलंटरली एम्प्लॉयर को देना है। इट इज़ द राइट ऑफ द एम्प्लॉय। हम नहीं चाहते कि एम्प्लॉय को अपने जेन्युइन चीज़ के लिए भी, जेन्युइन क्लेम के लिए भी बार बार कोर्ट जाना पड़े, कोर्ट फोर्स करवाना पड़े। इन चीज़ों के लिए हाई कोर्ट को पता चलता है कि ग्रेचुटी देने में डिले तो हुआ है, जो कि अनजस्टिफाइड है, विदाउट एनी रीज़न डिले किया है। किसने डिले किया है? एजुकेशन सोसाइटी ने, और उसकी वजह से पिटिशनर को कोर्ट जाना पड़ा। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पेएबल होगा, क्योंकि डिले तो किया है। अभी बिकॉज डिले किया है तो आपको ग्रेचुटी के अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। यहाँ पर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास भी गया था स्पेशल लीव पिटिशन में, एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% विदाउट एनी एक्सक्यूज। तो 10% का इंटरेस्ट लगेगा बिकॉज ग्रेचुटी में डिले हुआ है। हाई कोर्ट ने रेस्पोंडेंट को बोला कि अभी तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% पर एनम। कब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा? जब से उसकी सर्विसेज टर्मिनेट हुई है, यानी कि 30 October 23 से 10% लगेगा इंटरेस्ट। और कब तक लगेगा? जब आपने एक्चुअली में पेमेंट उसको किया था वहाँ तक इंटरेस्ट लगेगा। अभी स्टोरी समझी पूरी? केस लॉ समझा? ठीक है, एक बार फिर से देखते कि हुआ क्या इस केस में। डॉक्टर चेतना, ठीक है, शी इज अ पिटिशनर। डॉक्टर चेतना पहले थी पार्ट टाइम टीचर, फिर हो गई वो फुल टाइम टीचर। मेन पॉइंट्स क्या है? शी हैज गिवन 25 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। ओके, कंटिन्यूस सर्विस दिया उन्होंने 25 years का, लेकिन स्टिल ग्रेचुटी डिलेड विदाउट एनी रीजन। ग्रेचुटी डिले हो गया। सो अभी डॉक्टर चेतना कहाँ गई? शी वेंट टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने क्या बोला? सी, हाई कोर्ट ने सबसे पहले बोला क्या वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तुम्हें ये पूरा केस तो दे देंगे, एग्जाम में स्टोरी तो दे देंगे, तुमसे पूछा जाएगा क्या ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल है? इज शी एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी? यू हैव टू राइट येस विथ द प्रोविजन, येस ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल है। 5 years ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस आपने दिया है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, बिकॉज डिले किया। अच्छा, क्या टाइमलाइन होती है? कब तक ग्रेचुटी का पेमेंट हो जाना चाहिए? ड्यू डेट क्या होता है? विद इन 1 month। 1 month कहाँ से है? 1 month फ्रॉम ईदर रिटायरमेंट, सुपर एन्यूएशन, रेजिग्नेशन, डेथ या फिर डिसेबलमेंट। सो कहने से एम्प्लॉयर का पूरा ड्यूटी हो जाता है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो ग्रेचुटी का अमाउंट पे करेगा। इफ़ नॉट, अगर नहीं किया, अगर डिले किया है तो यहाँ पर 10% इंटरेस्ट लगता है पर एनम। कब तक लगेगा? टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट।
ये जो लास्ट में हमने 3 पॉइंट दिखे, इस तरह से देर आर चांसेस कि एग्जाम में पूछा जाए, और ये होते तुम्हारे मेन की पॉइंट, बिकॉज स्टोरी तो दे रखी होगी, केस फैक्ट तो दे रखा होगा, बट आपसे पूछा जाएगा प्रोविजन कि क्या एलिजिबल है ग्रेचुइटी के लिए, डेफिनेटली येस, टाइमलाइन क्या होती है और इंटरेस्ट कितना लगेगा। आई होप वी आर वेरी क्लियर ऑन द पार्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ग्रेचुइटी। मूविंग ऑन टू द सेकेंड केस। अच्छा, सेकेंड केस क्या बोलता है यहाँ पर, लिटिल वर्ल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, अपीलेंट वर्सेस, अपील करी इससे हमें पता चलता है, सो दैट इज अपीलेंट वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स, जो कि है रिस्पोंडेंट। बेसिकली स्कूल मैं समझ रही हूँ, अपील करी इन्होंने डिसीजन के अगेंस्ट, एंड रिस्पोंडेंट कौन है, स्टेट ऑफ एमपी। चलो, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में है एट जबलपुर। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कैन एन एम्प्लॉई डायरेक्टली अप्रोच द कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट विदाउट फर्स्ट अप्लाइंग टू द एम्प्लॉयर। अच्छा, एम्प्लॉय काम जा रहा है छोड़ के, कंटिन्यूस सर्विस दे दी 5 ईयर्स की, अब उसे ग्रेचुइटी मिलता है। अगर एम्प्लॉयर ने ग्रेचुइटी नहीं दी है तो क्या ये एम्प्लॉय डायरेक्टली कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है? दिस इज आवर क्वेश्चन। लेट अस अंडरस्टैंड कि इस केस में हुआ क्या था। आपका जो एम्प्लॉय है वो कैसे काम कर रहा था, ही वॉज वर्किंग एज अ टीचर इन द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में टीचर की तरह काम कर रहा था। ही हैज़ वर्कड फ्रॉम द पीरियड 8 जून 2001 टिल 1 जुलाई 2011। कहने से अप्रॉक्स 10 ईयर्स काम किया है इसने। सो ये तो हमें पता चल गया कि ये ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो गया। However, despite having rendered more than 5 years of service, उसे ग्रेचुइटी का पेमेंट नहीं किया गया। She was not made the payment of gratuity। तो उसने एप्लीकेशन भेजी कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास कि मुझे मेरा ग्रेचुइटी का अमाउंट चाहिए एज पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया गया कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने, और कंट्रोलिंग अथॉरिटी बोलती है स्कूल को कि इन्हें ग्रेचुइटी का अमाउंट पे करो। कितना? 1,09,385। साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे करना है 10% पर एनम। अच्छा, कहाँ से होगा ये 10% पर एनम? जब से आपका जो भी अमाउंट है उस पर लगेगा 10%। कब तक लगेगा? जब वो छोड़कर गई है, टिल इट्स एग्जिट, या फिर उसका रिटायरमेंट, या फिर उसका रेजिग्नेशन, यहां से लगाओगे एक्चुअल पेमेंट तक। ठीक है, ये 10% इंटरेस्ट ना पर एनम है, पर एनम है। तो जब से वो एम्प्लॉय छोड़कर गई है वहां से 10% इंटरेस्ट लगेगा। कब तक लगने वाला है? जब आपने एक्चुअल पेमेंट किया तब तक लगेगा, बिकॉज डीले किया है ग्रेचुइटी देने में। स्कूल बोलता है कि नहीं नहीं, हम इतना पैसा नहीं देने वाले। स्कूल ने इस डिसीजन को चैलेंज किया और स्कूल ने अपील फाइल करी है कि हम इतना पैसा नहीं देंगे। केस समझाना क्या हुआ, स्कूल में एक टीचर एम्प्लॉय थी। टीचर हैज़ गिवन द सर्विस फॉर मोर देन 5 ईयर्स, बट उसे ग्रेचुइटी नहीं मिला। टीचर ने केस फाइल किया स्कूल के ऊपर। स्कूल को बोला गया कि आपको इतना अमाउंट देना है ग्रेचुइटी का, साथ ही साथ 10% इंटरेस्ट भी देना है। स्कूल ने इस डिसीजन को चैलेंज किया कि इतना अमाउंट नहीं देंगे। अभी हुआ क्या, जजमेंट क्या आया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जजमेंट ये आया कि जो भी पर्सन एलिजिबल होता है, जिसको ग्रेचुइटी मिलनी चाहिए, वो प्रोसेस के थ्रू अपनी एक एप्लीकेशन भेजता है एम्प्लॉयर को कि मेरा इतना अमाउंट ड्यू है। आफ्टर दैट एम्प्लॉयर का ड्यूटी होता है उस पर्सन को पेमेंट करने का। कितने दिनों में पेमेंट करता है? 30 डेज, विच इज कहने से 1 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट करेगा एम्प्लॉयर जब से उसको नोटिस रिसीव हुआ। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि एम्प्लॉय नोटिस भेजेगा ही भेजेगा? सी, जनरल प्रोसीजर, एम्प्लॉय हैव टू सेंड अ रिटन नोटिस टू द एम्प्लॉयर। बट अगर एम्प्लॉय ने नोटिस नहीं भेजा है तो वो गलत नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑन द ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का ड्यूटी है, एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन है कि उसे तो ग्रेचुइटी का अमाउंट देना ही है। एज सुन एज इट बिकम्स पेएबल, एम्प्लॉयर को देना ही है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन किसके ऊपर आ जाता है? एम्प्लॉयर के ऊपर आ जाता है ग्रेचुइटी देने का, ना कि एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय
एम्प्लॉय ने नोटिस दिया ना, वहाँ से 1 महीने में, ऐसा नहीं बोला। बोला गया है कि एम्प्लॉय ने एग्जिट करा, छोड़ के चला गया, वहाँ से 1 मंथ के अंदर अंदर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर कि एम्प्लॉयर क्या करेगा, ग्रेच्युटी का अमाउंट देगा। सो नोटिस आए या नोटिस ना आए, पर ड्यूटी किसकी होती है, ड्यूटी एम्प्लॉयर की होती है। उसे एप्लीकेशन के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयर के ऊपर ड्यूटी है दैट ही हैज़ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, पेमेंट अरेंज करना है और 30 डेज के अंदर अंदर पे करना है जब से वो पेबल हुआ है। ऑल्सो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 बोलता है एज सून एज ग्रेच्युटी बिकम्स पेबल, पेमेंट करना है, ना कि जब एप्लीकेशन एम्प्लॉयर को सबमिट करी जाए। डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर, ना कि एम्प्लॉय की नोटिस के ऊपर, ना कि एम्प्लॉय की एप्लीकेशन के ऊपर। आर वी वेरी क्लियर? सो इसमें हमें क्या समझा, येस डेफिनेटली वो पर्सन डायरेक्टली कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है बिकॉज एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया ही नहीं है। ठीक है, इसको भी एक बार शॉर्ट में फिर से समझ लेंगे। स्कूल है लिटिल वर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, स्कूल ने अपील फाइल करी है। क्या हुआ इस केस में, आपका जो स्कूल है उसमें अ टीचर इज वर्किंग, कितना सर्विसेज दिया है, मोर देन 5 years ऑफ सर्विस दिया है। कैन आई से मोर देन 5 years ऑफ सर्विस है, इट मीन्स शी इज एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी, एलिजिबल है फॉर ग्रेच्युटी। अच्छा, ये ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल तो है, पेमेंट हो जाना चाहिए 30 डेज के अंदर अंदर, बट इसको पेमेंट नहीं मिला, ग्रेच्युटी नॉट पेड। तो इधर शी फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी, एप्लीकेशन भेजी कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास कि मुझे ग्रेच्युटी नहीं मिला। क्या डायरेक्टली कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन भेज सकते हो, एम्प्लॉयर को नहीं भेजा इसने कोई भी नोटिस। ठीक है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी मेड द डिसीजन, कंट्रोलिंग अथॉरिटी मेड द डिसीजन, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने बोला स्कूल इनको पेमेंट करो, मेड द डिसीजन। of giving gratuity to teacher with interest। ये जो स्कूल था इसने डिसीजन चैलेंज किया, challenged the decision and filed appeal, अपील फाइल करी डिसीजन के अगेंस्ट। ये हुआ हमारा फैक्ट। टॉकिंग अबाउट द जजमेंट, या फिर मैं बात करूं कंक्लूजन की, और वी कैन सी द कंक्लूजन वाला पार्ट। देखो सबसे पहला, क्या ज़रूरी है एम्प्लॉय नोटिस भेजे एम्प्लॉयर को, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। आइडियली भेजना चाहिए, नहीं भेजा कुछ गलत नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। To send a return application or notice किसको, to the employer। क्यों जरूरी नहीं है, बिकॉज ये एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन है, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर। employer to pay gratuity amount irrespective of, चाहे एम्प्लॉय नोटिस दे चाहे ना दे, विद इन पे द ग्रेच्युटी अमाउंट विद इन 30 days of the employee whose services has been terminated।
सो क्या हम कह सकते हैं डज नॉट डिपेंड अपॉन द नोटिस, पेइंग ग्रेचुटी does not depend upon the notice sent by the employee. और लास्ट में यू आर गोइंग टू गिव रेफरेंस, रेफरेंस क्या दोगे, ग्रेचुटी shall be paid as soon as it becomes payable. दैट इज इट. डेफिनेटली आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हो बिकॉज एम्प्लॉयर का ड्यूटी एम्प्लॉयर के ऊपर ऑब्लिगेशन है. एंड आई होप दूसरे वाला केस लॉ भी दिमाग में चला गया होगा. दीज इज द जजमेंट पार्ट, दीज आर द कंक्लूजन वाला पार्ट जिस पर तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकते स्टोरी फॉर्म में, केस लॉ फॉर्म में. येस देयर आर हाई चांसेस. नेक्स्ट है हमारे पास 19 मार्च 25 को लालचंद जिंदल वर्सेस रीजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा. सो बेसिकली क्या है, लालचंद जिंदल जिन्होंने केस फाइल किया वर्सेस में बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल मैनेजर है. क्वेश्चन आता है यहाँ पे दैट संडे एंड अदर पेड हॉलीडेज शुड बी टेकन इनटू काउंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटिंग कंटिन्यूअस सर्विस. जब हम कंटिन्यूअस सर्विस चेक करेंगे कि इतना कंटिन्यूअस सर्विस है तो क्या संडे को भी इंक्लूड करेंगे या फिर जो पेड हॉलीडेज होते हैं पेड हॉलीडेज को भी इंक्लूड करेंगे क्या वर्कमैन का अंडर सेक्शन 25B ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. ठीक है. सो अभी लेट अस अंडरस्टैंड द स्टोरी की हुआ क्या. देखो ब्रीफ फैक्ट क्या बोलता है, अपीलेंट का स्टेटमेंट था कि जब काउंट किया जा रहा था तो काउंटिंग के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग उसने मोर देन 240 डेज काम किया है पिछले कैलेंडर ईयर में और कंटिन्यूअस सर्विस है मोर देन 240 डेज की. क्वेश्चन आता है जब ये 240 डेज काउंट कर रहे होंगे विल संडे भी काउंटेड, विल द पेड हॉलीडेज भी काउंटेड और नॉट. अपीलेंट हाई कोर्ट में गया और उसने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी और बोला कि संडेज और मेरे बाकी पेड हॉलीडेज को काउंट ही नहीं किया गया. ठीक है, संडेज और बाकी पेड हॉलीडेज को काउंट ही नहीं किया गया. और इफ एट ऑल अगर काउंट करोगे तो मेरा सर्विस मोर देन 240 डेज का हो रहा है. अबे लेट अस सी कि कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया. द कोर्ट हैज गिवन द जजमेंट, द कोर्ट हैज गिवन द डिसीजन. यस संडे को काउंट किया जाएगा, पेड हॉलीडेज को काउंट किया जाएगा फॉर ट्रीटिंग द कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ वर्कमैन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी पीजी. सो बेसिकली जब भी कंटिन्यूअस सर्विस काउंट करी जाएगी वर्कमैन की कि क्या इसने कंटिन्यूअस सर्विस दी है, संडे विल बी इंक्लूडेड, द पेड हॉलीडेज विल बी इंक्लूडेड. यहाँ पर ये मैटर फिर से ट्रिब्यूनल के पास गया हाई कोर्ट से, फ्रेश इसका एडजुडिकेशन हुआ एंड यहाँ पर संडे को काउंट किया गया, पेड हॉलीडेज को काउंट किया गया. 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ये पूछ के कि क्या संडे और पेड हॉलीडेज काउंट होंगे. यस काउंट होंगे. बहुत छोटू सा केस लॉ था ये तो. अच्छा नेक्स्ट देखेंगे हम मेजर्स जे फाइबर कॉरपोरेशन वर्सेस श्री मारुति हरीश चंद्र अमृते एंड अदर्स, जो कि हमारे रिस्पोंडेंट हैं. पिटिशनर है ये रिस्पोंडेंट है. केस बड़ा लगेगा बट यू हैव टू फोकस ऑन द जजमेंट और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिकॉज द केस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन जो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा. एम्प्लॉय क्रॉसिंग द एज ऑफ सुपर एन्यूएशन, सुपर एन्यूएशन की एज क्रॉस कर दी एम्प्लॉय ने, बीइंग ग्रांटेड अ लम सम कॉम्पनसेशन बाय द कोर्ट ऑन फेलियर ऑफ फॉलोइंग ऑफ रिट्रेंचमेंट प्रोसीजर बाय द एम्प्लॉयर. पहले क्या बोला गया इसे समझते हैं. एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को निकाल दिया, रिट्रेंच कर दिया. अभी रिट्रेंचमेंट करते हैं इट मीन्स जनरली वो कॉस्ट कटिंग के लिए होता है कि एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है. रिट्रेंचमेंट किया और कोई जो ड्यू प्रोसीजर होता है वो भी फॉलो नहीं किया गया. तो अभी बोला गया है कि
उस एम्प्लॉय ने सुपर एन्यूएशन भी क्रॉस कर दिया है, उसकी 58 ईयर्स से ज़्यादा की एज हो गई है, ही इज़ रिटायर्ड, उसको एक लमसम अमाउंट देना है, उस पर पूरा केस डिसाइडेड है। केस है क्या? पिटिशनर एक पार्टनरशिप फर्म है और रिस्पोंडेंट को एम्प्लॉय किया एज अ सुपरवाइजर। सो कहने से पार्टनरशिप फर्म में हमारा जो रिस्पोंडेंट है वो एज अ सुपरवाइजर अपॉइंट हुआ है, ठीक है। पिटिशनर के अकॉर्डिंग जो नेचर है रिस्पोंडेंट का काम करने का, उसमें उसका काम है वो प्रोडक्शन सुपरवाइज करता है, अटेंडेंस मार्क करेगा वर्कमैन की, सुपरवाइजर रिपोर्ट बनाएगा डेली, और उसका सैलरी था 12,650। बिकॉज उसका सैलरी 12,650 है एंड इट इज एक्सीडिंग 10,000, इसलिए से वर्कमैन की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया, वो वर्कमैन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका सैलरी 10,000 से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, इसीलिए ही इज़ नॉट अ वर्कमैन। एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वो वर्कमैन नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो हमारे सुपरवाइजर है इसे वर्कमैन की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया। इसको टर्मिनेट कर दिया गया सर्विसेज से। कब टर्मिनेट किया? 17 मई 2018 को उसको निकाल दिया। बोला कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है कॉस्ट कटिंग करने के लिए, 17 मई 2018 को उसे निकाल दिया गया। हालांकि जब उसे रिट्रेंचमेंट किया गया ना तो प्रॉपर ड्यू प्रोसीजर हैज़ नॉट बीन फॉलोड। प्रॉपर प्रोसीजर रिट्रेंचमेंट का फॉलो नहीं किया गया, तो यहाँ पर ये पर्सन बोलता है मुझे री इंस्टेटमेंट करो। व्हाट इज री इंस्टेटमेंट? मुझे फिर से अपॉइंट करो, ठीक है, अपॉइंट हिम बैक। और साथ ही साथ उसने कंसिलिएशन ऑफिसर के पास भी एप्लीकेशन फाइल करी कि मैं चाहता हूँ मेरा री इंस्टेटमेंट हो, मुझे फिर से अपॉइंट किया जाए। ये एप्लीकेशन कंसिलिएशन ऑफिसर के पास फाइल करी। मैटर लेबर कोर्ट में चल रहा था। लेबर कोर्ट ने अवॉर्ड यानी कि डिसीजन डिक्लेयर किया इस पर्सन को री इंस्टेट किया जाए रिस्पोंडेंट को। कब? 17 मई 2018 से। साथ ही साथ उसको पूरी बैक वेजेस भी देनी है, मतलब जितने टाइम वो काम नहीं किया है तुमने उसे रिट्रेंच कर दिया, उस दिनों का भी पैसा दिया जाएगा। उसे फिर से अपॉइंट तो करो, साथ ही साथ बैक वेजेस भी देनी है। अच्छा, यहाँ पर तहसीलदार ने ट्राई किया टू रिकवर द अमाउंट ऑफ 7,23,450 पिटिशनर से, क्योंकि ये आपका अवार्ड आया था, ये डिसीजन आया था कि उसको इतना वेजेस देना है। देखो प्रॉब्लम कब आई ना, प्रॉब्लम तब आई कि ये मैटर का जब फाइनल डिसीजन आया तब तक आपके पिटिशनर का एज क्रॉस हो चुका था। इट मीन्स उसका रिटायरमेंट वाला एज आ गया था। अभी बिकॉज उसका रिटायरमेंट वाला एज आ गया, क्वेश्चन आता है क्या तुम उसको फिर से रीअपॉइंट कर सकते हो, क्या तुम उसको रीइंस्टेट कर सकते हो? नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो तो रिटायर हो गया, डिसीजन ही इतना लेट आया। जजमेंट देखेंगे, लेबर कोर्ट ने बोला था रीइंस्टेटमेंट करो, लेकिन यहाँ पर तब तक रिस्पोंडेंट नंबर 1 की एज क्रॉस हो गई रिटायरमेंट की, इसीलिए रीइंस्टेटमेंट का कोई सवाल ही नहीं होता है, बिकॉज उसका रिटायरमेंट का एज ही क्रॉस हो गया। उसे कैसे रीअपॉइंट किया जाएगा? ठीक है। साथ ही साथ उसका डेट ऑफ बर्थ भी रिफ्लेक्ट किया गया 24 जून 1961, जिससे चेक किया गया कि यस उसका रिटायरमेंट का एज आ गया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट, यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला कि लेबर कोर्ट से गलती हुई है। लेबर कोर्ट ने जो बोला कि यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 1 का रीइंस्टेटमेंट कर दिया जाना चाहिए, वो गलत है, उनसे गलती हो गई है, बिकॉज उसका तो रिटायरमेंट हो गया एंड आफ्टर द एज ऑफ रिटायरमेंट वी कैन नॉट रीअपॉइंट एनी पर्सन। तो यहाँ पर हमारे हाई कोर्ट ने बोला कि लेबर कोर्ट से गलती हो गई बिकॉज उसकी एज 60 ईयर्स हो गई थी 24 जून 21 तक, तो यहाँ पर रीइंस्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल, वो एरर हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है तुम उसे रीअपॉइंट तो कर नहीं सकते हो, पर पैसा तो मिलेगा ना, क्या कोई लमसम अमाउंट तो मिलेगा, क्योंकि उसे टर्मिनेट कर दिया गया बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए, बिना ड्यू प्रोसीजर फॉलो किए। सो यस उसे यहाँ पर लमसम अमाउंट मिलेगा। इट वॉज हेल्ड बाय द हाई कोर्ट कि उसका वर्क था टेक्निकल नेचर का,
क्योंकि वो रिपोर्ट में एंट्री करते थे यहाँ पर, एंड उसे बेस्ट हम क्लैरिकल वर्क बोल सकते हैं, सुपरवाइजरी वर्क तो नहीं बोलेंगे। एंड देयरफॉर द हाई कोर्ट हैज़ डिसाइडेड कि कितना अमाउंट मिलना चाहिए, दो रीइंस्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल, बट उसे आप अमाउंट यहाँ पर दे सकते हो। द अमाउंट इज ₹3,53,073 रीइंस्टेटमेंट की जगह एंड बिग वेजेस की जगह। इसके अलावा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिस्पोंडेंट नंबर 1 को बोला कि तुम पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर, बिकॉज लेबर कोर्ट का ऑर्डर मॉडिफाई करवाया गया, चेंज करवाया गया। तहसीलदार ने भी जो प्रेमाइसेस थी, पिटिशनर की जो जगह थी वहाँ पर ना लॉक वगैरह लगा दिए थे, उसे रिमूव किया गया। ये जो रिट पिटिशन है पार्टली अलाउ कर दी और पार्टली उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी। अच्छा, बड़ा सा केस है, आई नो बहुत बड़ा सा केस है। पॉइंट टू बी नोटेड, उस बात का ध्यान रखना है पूरी स्टोरी में हुआ क्या है। हम एक बार देखेंगे इसे फिर से। पूरी स्टोरी में यहाँ पर हुआ क्या है, आपका जो पिटिशनर है वो अपॉइंटेड है, एक पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा है, सुपरवाइजरी नेचर का, और ऐसा ऐसा काम कर रहा है। हालांकि उसका रिट्रेंचमेंट हो गया, और जब रिट्रेंचमेंट हुआ ही हैज़ अप्लाइड, लेकिन डिसीजन आया, लेबर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि उसको तो रीइंस्टेट कर दो और बैक वेजेस भी दे दो। लेकिन ये डिसीजन आया तब तक उसका एज हैज़ क्रॉस द रिटायरमेंट, 60 ईयर्स से ज़्यादा हो गया था। तो हाई कोर्ट हैज़ हेल्ड कि उसका रीइंस्टेटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, बट उसे बैक वेजेस, यहाँ पर जितना भी वेजेस था लमसम अमाउंट मिल जाएगा। एंड दिस इज व्हाट हमारे हाई कोर्ट ने बोला था। अच्छा, इसको मैं एक बार लिखवा देती हूं। मेन पॉइंट्स का क्या ध्यान रखना है, ये जो पर्सन है एज अ सुपरवाइजर इन पार्टनरशिप फर्म, इसे रिट्रेंच कर दिया गया, रिट्रेंचमेंट हो गया। क्यों? कॉस्ट कटिंग के लिए। ये कहाँ गया? ये गया कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के पास। मैटर कहाँ गया? मैटर गया लेबर कोर्ट में, मैटर गया लेबर कोर्ट में। अच्छा, लेबर कोर्ट ने क्या बोला? लेबर कोर्ट बोलता है कि इस पर्सन का रीइंस्टेटमेंट करो, इसको फिर से रीअपॉइंट करो, नॉट ओनली दैट इसको बैक वेजेस भी दो जितने पीरियड के लिए नहीं था वो। उसके बाद ये मैटर गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट हैव डिसाइडेड, हाई कोर्ट का जजमेंट था कि लेबर कोर्ट से मिस्टेक हो गई है, लेबर कोर्ट हैज डन एन एरर, एरर हो गया है। बिकॉज 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 रीजन नंबर 1, ये जो एज है इस पर्सन का, ही हैज क्रॉस द एज ऑफ रिटायरमेंट, तो रीइंस्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, रिस्पोंडेंट हैज क्रॉस्ड द एज ऑफ 60 years, or I can say retirement. So हमारा रीइंस्टेटमेंट तो पॉसिबल नहीं है, उसको फिर से अपॉइंट करना इज नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि वो तो रिटायर हो चुका है। बट बिकॉज द ड्यू प्रोसीजर ऑफ रिट्रेंचमेंट हैज नॉट बीन फॉलोड, हैज़ नॉट बीन फॉलोड, हम उसे क्या देंगे? एक लमसम अमाउंट देंगे। अ लमसम अमाउंट हैज़ टू बी गिवन एज कॉम्पनसेशन, हैज़ टू बी गिवन। प्लीज़ इस सभी को नोट कर देना, स्पेशली एक्स्ट्रा मैं हैंडरेटन नोट्स इसीलिए लिखवा रही हूँ सो दैट एक एक केस लॉ तुम सभी नादान परिंदों के दिल और दिमाग में चला जाएगा। एक बार इसे लिख दो। हाँ जी, मूविंग ऑन टू द 5th केस लॉ, जहां पर है के उमा देवी अपीलेंट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स। ठीक है,
क्लियरली इन्होंने अपील फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटरनिटी लीव इज अ मैटर ऑफ नॉट जस्ट फेयर प्ले एंड सोशल जस्टिस बट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी टू द वुमेन एम्प्लॉयज। ये अच्छा क्या बोलता है, ये जो मैटरनिटी लीव्स वुमेन को मिलती है ये फेयर प्ले की बात तो करता ही है, सोशल जस्टिस की बात तो करता ही है, बट साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है जो हमारे वुमेन एम्प्लॉयज को दी जाती कि ये चीज़ तो मिलेगी ही मिलेगी टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ मदरहुड। अभी इस केस में हुआ क्या, गवर्नमेंट इंग्लिश टीचर थी जिनका नाम है के उमा देवी, ठीक है, ये उमा देवी है। उमा देवी हैज़ ऑलरेडी 2 चिल्ड्रन फ्रॉम अ प्रायर मैरिज, पहली शादी से उनके 2 बच्चे होंगे एंड फिर सेकेंड मैरिज से उनका 3rd चाइल्ड हुआ। तो फर्स्ट और सेकेंड पहली मैरिज से एंड उनकी सेकेंड मैरिज से 3rd चाइल्ड हुआ। स्टेट यहाँ पर बोलता है कि ये जो मैटरनिटी लीव्स हम आपको दे रहे हैं, टोटल कितना लीव मिलता है, 26 वीक्स का मैटरनिटी लीव्स मिलता है, यानी कि पेड लीव्स आपको मिलने वाला है। यहाँ पर स्टेट बोलता है कि 2 बच्चे के लिए ही देंगे हम मैटरनिटी लीव्स, और उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया 3rd चाइल्ड के लिए, ठीक है। एंड बिकॉज दिस उमा देवी वॉज अग्रीव्ड कि आप ऐसे कैसे मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हो, मुझे मैटरनिटी लीव नहीं दे रहे हो, तो उस उमा देवी ने रीट पिटीशन फाइल करी यहाँ पर बिफोर द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने बोला दैट द अपीलेंट उसे मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए एंड जो रिजेक्शन है वो टोटली इलीगल है। द अपील हैज़ बीन फाइल्ड और बोला रिजेक्शन इलीगल है। इफ़ यू रिमेंबर द प्रोविजन थोड़ा सा भी, तो तुम्हें याद होगा कि टोटल 26 वीक्स का मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, ये अप टू 2 चिल्ड्रन के लिए मिलता है। अच्छा नेक्स्ट, अगर इफ 2 और मोर सर्वाइविंग चिल्ड्रन है और 3rd चाइल्ड है, क्या उसके लिए मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा ना, कितना मिलता है, बट इधर 12 वीक्स का मिलता है, फिर टोटल 12 वीक्स का मैटरनिटी लीव मिलता है। सो कहने से स्कूल ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकता उसका मैटरनिटी लीव। अच्छा 6 मिलता है वीक्स पहले प्रीसीडिंग द डिलीवरी, 6 वीक्स का पोस्ट डिलीवरी मिलता है। तो जजमेंट क्या पास हुआ गया, जजमेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया कि जो भी वुमेन एम्प्लॉय हुई है यहाँ पर उसे मैक्सिमम 26 वीक्स का मैटरनिटी बेनिफिट मिलता ही मिलता है। इतना बेनिफिट मिलेगा अगर 2 चिल्ड्रन है, 2 और मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है तो बेनिफिट 12 वीक्स का मिलेगा। 10 कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ 2 बच्चे तक ही आपको मैटरनिटी लीव मिलेगा, 3rd 4th या 5th बच्चे पर आपको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट से दैट। एक्ट के अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी सीलिंग नहीं है कि इतने बच्चे पर ही मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। यू शुड हैव दैट नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू क्लेम द मैटरनिटी बेनिफिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड दैट इज वाई यहाँ पर बोला गया मैटरनिटी लीव वेन एवर अ वुमेन इज प्रेग्नेंट और वेन एवर शी इज डिलीवरिंग अ चाइल्ड, मैटरनिटी लीव उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो यहाँ पर थोड़ा सा वही बात करी गई है, मैटरनिटी लीव इंपॉर्टेंट है मैटरनिटी बेनिफिट के लिए। रिप्रोडक्टिव राइट्स आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। राइट टू हेल्थ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इक्वलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। एंड एक और केस लॉ का भी यहाँ पर रेफरेंस लिया गया है विच इज़ कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस रवीना यादव। इस केस लॉ का रेफरेंस लेकर बोला दैट एक वर्किंग लेडी को यहाँ पर मदरहुड वाले स्टेज को ओवरकम करने के लिए मैटरनिटी लीव दी जाती है सो दैट वो पीसफुली इज्जत के साथ यहाँ पर काम कर पाए, ठीक है। उससे किसी भी तरह का कोई भी फोर्स ना कराया जाए किसी काम के लिए। सी यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, नॉट फॉर द फेयर प्ले एंड सोशल जस्टिस बट येस एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बन चुका है। बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स है जो काम कर पा रही है बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी से और बहुत ही रिलीफ के साथ कि उन्हें यहाँ पर मैटरनिटी लीव्स मिलेगी।
हाई कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि प्रेगनेंसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक वुमेन की फिजिकल कंडीशन पे एंड साथ ही साथ मेंटल कंडीशन पे भी क्या इफेक्ट पड़ता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें थोड़ा सा ब्रेक मिलना चाहिए, थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पर मिलना चाहिए। मदरहुड के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ चाइल्डहुड के लिए भी ज़रूरी है, बिकॉज उस स्टेज पर, उस इनिशियल स्टेज पर अ चाइल्ड ऑल्सो रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन ऑफ आवर मदर, इसीलिए उधर भी ज़रूरी है। मैटरनिटी लीव का कॉन्सेप्ट फाइनली कंक्लूड किया फेयर प्ले एंड सोशल जस्टिस नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी है हमारी कंट्री के लिए। एंड दैट इज इट। सी यस, देयर आर चांसेस कि इधर से भी क्वेश्चन पूछा जाए। केस याद रखना, उमा देवी वाला केस है, उमा देवी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। एंड दैट इज इट अबाउट द अमेंडमेंट्स। यस, यही अमेंडमेंट्स है आपके SBIL में, जो कि मेजरली पार्ट बी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज में आए हैं, जहाँ पर हमने ग्रेचुटी वाला देखा, फिर हमने कंटिन्यूअस सर्विस वाला देखा, फिर हमने रिट्रेंचमेंट वाला देखा, लास्टली वी हैव सीन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ठीक है, ये कुछ हमने केस लॉस देखे, टोटल 5 केस लॉस वी हैव सीन हियर। ठीक है, यही मेजर अमेंडमेंट्स है, विच इज कोई चेंजेस नहीं है, बट केस लॉस ऐड हुए हैं तुम्हारे पार्ट बी के अंदर, बाकी सब कुछ अपडेटेड ही है। ऑल्सो ये दिसंबर 25 के लिए स्पेसिफिकली सप्लीमेंट है। यू कैन सी, यू कैन हैव अ वॉच ऑन द यूट्यूब। आपको जून 25 के लिए भी अमेंडमेंट की वीडियो मिल जाएगी SBIL के लिए, दिसंबर 24 के लिए भी वीडियो मिल जाएगी, विच इज़ हार्डली ऑफ 20 to 25 मिनट्स। तो उसको आप स्पीड में एक बार देख सकते हो, कर सकते हो। आई विल सजेस्ट एक बार देख लो, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आप सभी लोगों के लिए। एंड येस, केस लॉस पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना रहेगा। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब अच्छे से पढ़ो। जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।